नेक्स्ट है विभिन्न चरणों में विकास। ठीक है, इसमें हम मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 अवस्थाओं, शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान विकास के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो विकास होता है, सबसे पहला जो विकास है वो है शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है, कद तथा वजन में वृद्धि होती है। ठीक है, कद तथा वजन में जो वृद्धि है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जब एक कोशिका जीव फीटस के रूप में या भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो 20 इंच लंबा तथा वजन में लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। शैशवावस्था, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो शैशवावस्था आती है उसमें वह वृद्धि की अगली अवधि है। जब तक शिशु 6 माह की आयु का होता है उसका शारीरिक भार उसके जन्म के भार का दुगना हो जाता है, और 1 साल का होते होते शिशु का शारीरिक भार जन्म के समय के भार की तुलना में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसका वेट उसके जन्म के वेट का डबल हो जाता है। ठीक है, और जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो ट्रिपल हो जाता है, तिगुना हो जाता है। जैसे बच्चों ये टेबल दी गई है, इसमें आप आयु के अनुसार वजन भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, जो लड़की है उसका वेट क्या होगा 0 से 2 वर्ष तक का 3 से 11 किलो तक होगा, और लड़के 30 से 12.2 किलोग्राम के होंगे। 2 से 5 वर्ष की है ये। ठीक है, यहाँ एज दी गई है और यहाँ पर क्या गया है, वेट दिया गया है। और यहाँ पर ये दूसरी टेबल में देखिए, इसी के बराबर में जो टेबल है 2 से 5 वर्ष की एज में जो लंबाई होती है लड़कियों की इतनी होती है और लड़कों की इतनी होती है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड टेबल है जिसके अनुसार हम किसी भी बच्चे की जो हाइट और वेट का उसकी एज के अकॉर्डिंग कितनी हाइट होनी चाहिए और कितनी वेट होना चाहिए उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा क्रियात्मक विकास क्या होता है, जितने भी कार्य करने की क्षमता है, कौशल है, उन्हें अर्जित करना, वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक विकास हमने पढ़ा था 2 तरह का होता है, स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ठीक है, स्थूल क्रियात्मक विकास है बड़ी बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण से है, और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास छोटी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण से है। तो क्या है क्रियात्मक विकास, शिशुओं द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता अर्जित करने को क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं, या क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण से है। जो स्थूल क्रियात्मक विकास है, स्थूल क्रियात्मक विकास जैसे कि हाथ तो तथा पैरों के प्रयोग की क्षमता विकास, और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो है एक हाथ से गिलास को पकड़ना, लिखना इत्यादि की क्षमता के विकास से पहले होता है। यानी स्थूल क्रियात्मक विकास जो होता है वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास से पहले होता है। देखा है ना, पहले बच्चा उंगलियों का यूज़ नहीं करना सीखता है, पहले वो होता है पूरे हाथ का यूज़ करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वह उंगलियों का यूज़ करना सीखता है। यदि कोई बच्चा विशिष्ट आयु सीमा में 1 या उससे अधिक उपलब्धियां अर्जित करने में असमर्थ रहता है तो यह चिंता का विषय है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है बच्चों, जो 10 वर्षों में अर्जित बच्चों द्वारा 10 वर्षों में अर्जित की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियात्मक उपलब्धियां इसमें दी गई हैं। जैसे पहले क्या है, जन्म से 3 माह तक बच्चा क्या करना सीखता है, सिर को हल्का सा उठाना और उसे उठाए रखना या उस पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद जो नवजात होता है 3 माह के बाद, यानी जो नवजात है जन्म के बाद जो है नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिला सकता है। जन्म जो होता है जब बच्चे का जो नवजात होता है वो अपने सिर को थोड़ा इधर उधर हिला सकता है। अभी अब मंथ वाइज दिया गया है, 1 माह में बच्चा क्या करना सीखता है, 2 माह में, 1 माह में क्या करना सीखता है बच्चा, अपना सिर उठा सकता है, 2 माह में अपनी छाती को ऊपर बढ़ा सकता है, और 3 माह में अपना शिशु अपना सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। यह जो है विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। नेक्स्ट 4 से 6 माह में बच्चा जो है पीठ से पेट के बल तथा पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा हो सकता है। देखते भी होंगे आपके घरों में बच्चे होंगे तो वो बच्चे ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। 6 से 8 माह में बच्चा 6 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे 8 माह का होता है तो वो बिना किसी सहारे के बैठ सकता है।
8 से 9 माह में बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है और किसी किसी बच्चे को टाइम लगता है। 10 से 11 माह में बैठने की स्थिति में से उठकर थोड़े समय के लिए अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है, ठीक है, खड़ा होना शुरू कर देता है। इसी तरह 12 से 18 वर्ष में चलना शुरू कर देता है। 1 साल तक होते होते बच्चा क्या होता है, चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, ठीक है। 18 से 24 माह से जैसे जैसे 1.5 साल का होता है और उसके बाद क्या होता है, बच्चा सीढ़ियाँ भी चलना शुरू कर देता है। 2 वर्ष तक उल्टा चलना, फिसल कर नीचे खिसकना, सीढ़ी चढ़ना, ठीक है। ये बच्चों आप ये टेबल को अच्छे से देखेंगे और ये किस एज में क्या बच्चा कौन से काम करना सीखता है वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और ये एग्ज़ाम में या तो पूरी टेबल 10 वर्ष तक की पूछी जा सकती है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर पूछा जाता है इस टेबल में से। नेक्स्ट है भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मानव जो मनुष्य है एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें भाषा सीखने के जन्मजात गुण होते हैं, ठीक है। मनुष्य में भाषा का विकास काफ़ी हद तक उसके एनवायरनमेंट पर, उसके परिवेश पर निर्भर करता है। जैसे जैसे मनुष्य के परिवेश का दायरा बढ़ता है वह अनगिनत संख्या में स्वयं उच्चारित किए गए वाक्यों का उच्चारण करने के योग्य होता जाता है। सभी बच्चे चाहे वे कोई सी भाषा बोलते हो, उन भाषा का विकास समान अवस्थाओं में क्रम अनुसार ही होता है। बच्चे द्वारा अपने जीवन के प्रथम वर्ष में रोना, कूकना, बबलिंग करना सीखते हैं, ठीक है। आमतौर पर बच्चे पहले साल के अंत तक ही पहला शब्द सीखते हैं, मतलब जैसे जैसे 1 साल के होते हैं तभी वो मामा, पापा, चाचा ऐसा कहना सीखते हैं, ठीक है, पहला शब्द सीखते हैं तब वो। भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसमें जो पहली अवस्था आती है वो है रोना। रोना जो है बच्चों के संप्रेषण का सबसे पहला स्वरूप है। रोना एक जन्मजात क्रिया होती है। बच्चा पैदा होता है तो जब वो अपने किसी काम को करवाना चाहता है तो वो रोकर ही बताता है, यानी या हम कह सकते हैं बच्चे को रोना सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसकी जन्मजात क्रिया है। जन्म के पहले महीने में रोना ही एक ऐसी एकमात्र उसकी आवाज़ होती है जो शिशु निकाल सकता है। शिशु का रोना वयस्कों में शारीरिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है जो उन्हें शिशु की तरफ ध्यान देने और उनका कष्ट दूर करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे को रोना अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का प्रतीक हो सकता है, जैसे भूख लगी है या दर्द हो रहा है या उसने पोटी की हुई है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में बच्चे अलग अलग ढंग से रोते हैं। फिर आता है दूसरे माह तक बच्चे क्या करते हैं, कूकू करना शुरू कर देते हैं। ये भी क्या है, एक जन्मजात ही क्रिया होती है उनकी। बच्चे आ ऊ जैसे स्वर तब निकालते हैं जब वे संतुष्ट या आनंदित महसूस करते हैं, ठीक है। शिशु द्वारा कूकू करने पर उसके माता पिता अक्सर बोलकर, हंसकर उस आवाज़ की नकल करके उसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे उसे ऐसा लगता है जैसे उसके माता पिता उससे बात कर रहे हों। फिर क्या होता है, 6 महीने का होने पर बच्चा बबलाने लगता है, बबलिंग करने लगता है, तुतलाना, व्यंजन स्वर दा, पा, मा आदि बोलने लगता है। एज बढ़ने के अनुरूप शिशु जो ध्वनि सुनता है उन्हें याद रखता है तथा जो ध्वनियाँ उसे नहीं सुनाई देती, जो आवाज़ें उन्हें नहीं सुनाई देती, उन्हें भूल जाता है, ठीक है। इसी कारण से हर शिशु चाहे किसी प्रकार की भाषा बोलने वाले परिवार से संबंध रखते हो, पहले तुतलाना ही और फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को सीखता है। शिशु अपने पहले शब्द का उच्चारण अपने पहले जन्मदिन के आसपास करता है। शिशु उस शब्द का प्रयोग बार बार एक ही तात्पर्य के लिए करता है, ठीक है। अपना पहला शब्द जो है बच्चा है अपने पहले जन्मदिन 1 साल का होने तक ही वो अपने पहला शब्द बोल पाता है। लेकिन क्या होता है, शिशु का जो पहला शब्द होता है वो बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, उसमें केवल 1 या 2 वर्ण ही होते हैं, जैसे पा,
पापा, मामा, टाटा, बाबा, बाय बाय, ठीक है, आजा। हम बोलते भी हैं बच्चों से इस तरह के वर्ड, ठीक है। 18 माह की आयु तक बच्चा लगभग 2 दर्जन शब्द बोलने शुरू कर देता है। इस समय तक वह आसान आदेश तथा कई और शब्द भी समझने लगता है। यानी 1.5 साल का होते होते बच्चा थोड़े से शब्द समझने लगता है और बोलने की भी कोशिश करता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चा लगभग 250 शब्द सीख जाता है और शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे में भाषा का विकास काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाता है। इस आयु वर्ग के बच्चे लंबी बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बारी बारी से बातचीत भी कर सकते हैं। उसके बाद 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शब्दावली बड़ी हो जाती है। 7 से 9 वर्ष के आयु के बच्चे सब कुछ समझने लग जाते हैं। उनके शब्दों के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। वे चुटकुले पहेलियों का आनंद लेने लगते हैं जो भाषा पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक भावात्मक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें जो पहला आता है पहला पॉइंट है वो है आरंभिक संबंध तथा मनोभाव। अधिकांश परिवारों में जो नवजात शिशु का पहला संपर्क है इस पर उसकी माँ के साथ ही होता है। माँ की अनुपस्थिति में अन्य जो भी व्यक्ति उसकी देखभाल करता है बच्चा उनके साथ ही अपना सामाजिक तथा भावात्मक लगाव स्थापित कर लेता है। पहला जो संपर्क होता है उसका माँ से होता है। माँ के साथ उसका सामाजिक और भावनात्मक लगाव होता है। देखा है ना आपने, बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा लगे हुए होते हैं। बच्चे अपनी माँ की खुशबू देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये मेरी माँ है। शिशुओं में शारीरिक संपर्क की जन्मजात आवश्यकता होती है, ठीक है, और शिशु की आवश्यकता उनकी माँ या देखभाल करता या कोई भी केयर टेकर है द्वारा पूरी की जाती है। माँ या जो भी केयर टेकर है शिशु को दिन में कई बार विभिन्न उद्देश्य से तथा मानसिक आनंद के लिए उठाते हैं, गोद में लेते हैं और जो बच्चे हैं उन्हीं के प्रति अपनत्व का भाव विकसित कर लेते हैं। घर के सदस्य शिशु के साथ खेलते समय विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा को क्या कहा जाता है? मदरीज या माता समान कहा जाता है। इस प्रकार की भाषा में बहुत ही छोटे वाक्य, साधारण शब्द या विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की भाषा बच्चों को आकर्षित करती है। जब माँ या केयरटेकर शिशु को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो शिशु भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है, कूकू करता है और तुतलाता है, ठीक है। शिशुओं के थोड़ा बड़े होने पर उनकी माँ, भाई बहन तथा घर के अन्य सदस्य बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगते हैं, जैसे लुका छुपी। और बच्चों के साथ ये जो खेल खेला जाना है वो सभी जगह समान होता है, सभी संस्कृतियों में समान होता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ कुछ और खेला जाता है, हम कहीं और जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे तो वहाँ कोई और से खेल खेला जाते हैं, ठीक है। एक ही एक्टिविटी, एक ही तरह की ज़्यादातर एक्टिविटी होती है छोटे बच्चों के साथ जो की जाती है। जिस प्रकार जो केयर टेकर है शिशु के साथ बातचीत करते हैं उसी प्रकार जो बच्चा है वो भी सामाजिक संपर्क बनाने के लिए वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। यानी जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार सीखता है। जब बच्चा जो होता है असहज महसूस करता है या चिल्लाता है या रोता है तो केयर टेकर है जो मैं तुरंत उसकी तरफ आते हैं और जब शिशु देखभालकर्ता को देखकर कूकू करता है, कुलबुलाता है, मुस्कुराता है तो उनके व्यवहार से देखभालकर्ता में भी जो है संरचनात्मक भावना जागृत हो जाती है। जो बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं वो बच्चे कम रोते हैं, ठीक है। डर कर अपनी माँ से या जो केयर टेकर है उससे चिपके नहीं रहते हैं। अपने परिवेश को यानी आसपास के वातावरण को समझने का कोशिश करते रहते हैं। पूर्व विद्यालय वर्ष के दौरान भावनात्मक रूप से उत्साही, सामाजिक रूप से परिपक्व, हम उम्र बच्चों में लोकप्रिय, जिज्ञासु तथा अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। सेकंड है माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियाँ। माता पिता या
कोई भी अभिभावक द्वारा बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की प्रक्रिया को लालन पालन कहा जाता है। सभी को पता है ये। जो माता पिता, जो पेरेंट्स का जो बच्चों के लालन पालन का तरीका है, बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है। बच्चे अपने समाज में उपयुक्त माने जाने वाला व्यवहार मुख्य रूप से उन्हें माता पिता तथा अपने आसपास के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहने पर तथा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को उस तरीके से व्यवहार करते हुए देखकर सीखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है। मतलब जो भी व्यवहार वो देखकर सीखते हैं अपने आसपास, आस पड़ोस को या अपने माता पिता को या किसी और को देखकर जो व्यवहार सीखते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है। बच्चों की लालन पालन की 2 विधियां हैं। पहला आती है स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है? माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनके किए गए कार्य के परिणाम किए जाने वाले कार्य के परिणाम को समझाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उन्हें गलत काम करने से रोकते हैं। वे उनके साथ कठोर होते हुए भी उनके साथ कोमल व्यवहार रखते हैं। ठीक है। मतलब उनके साथ बातचीत करते हैं और उनका अनुशासन कठोर होते हुए भी उनके साथ कोमल व्यवहार रखते हैं। और शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है? ये दूसरी विधि है लालन पालन की। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बिना कोई कारण बताए उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने से रोकने के आदेश देते हैं। ठीक है। उन्हें कोई कारण पता नहीं है बच्चों को, या वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो उसके जो भी काम कर रहा है उसे रोकते हैं। इसके लिए वे कई बार बच्चों को धमकी भी देते हैं और कई बार शारीरिक दंड का भी प्रयोग करते हैं। कोई भी माता पिता बच्चों में उन गुणों को तभी डाल सकते हैं जब वे स्वयं उन्हें अपने आचरण में अपनाएं। देखा है ना, अपना बच्चा तो वही सीखता है जो वो अपने घर में देखता है। ठीक है। यदि हम अपने बच्चे में वो कोई अच्छे गुण डालना चाह रहे हैं तो हमें पहले उन गुणों को खुद में डालना होगा। बच्चों को अनुशासित करने के लिए किसी प्रकार के दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनमें अच्छा व्यवहार विकसित करने के लिए उन्हें समझाना ज़रूरी है। थर्ड आता है भाई बहनों तथा मित्र मंडली के साथ संबंध। अधिकांश जो फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं, उनमें क्या होता है? एक से अधिक बच्चे होते हैं तथा कई बड़े परिवारों में, विशेषकर ग्रामीण परिवारों में, घर के सबसे बड़े बच्चे को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए भाई बहन भी काफ़ी हद तक एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं। भाई बहन की आयु में ज़्यादा अंतर नहीं होता है उनकी। ठीक है। इसलिए उनके बीच संबंध माता पिता की तुलना में अधिक समान, मैत्रीपूर्ण तथा बराबरी का होता है। बड़े भाई बहन जो होते हैं वो छोटे भाई बहनों के लिए व्यवहार का एक मानक निर्धारित करते हैं, जिसका छोटे भाई बहन अनुसरण करने का प्रयास करते हैं कि मेरे बड़े भाई ने ये कहा है, मुझे यही करना है। भाई बहनों के बीच सकारात्मक संबंध बच्चों को भावनात्मक समर्थन तथा प्रोत्साहन प्रदान करता है, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उनके साथ अपनी सभी विशेष बातें साझा करते हैं। भाई बहनों के संबंध में अक्सर परस्पर विरोध, कंपटीशन तथा ईर्ष्या भी होती है, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या भी होती है। ऐसे में माता पिता उनके बीच के भावनात्मक संबंधों को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्र मंडली के साथ क्या संबंध, कैसे संबंध होते हैं? पीयर्स ग्रुप जो होता है बच्चों का, बच्चा जैसे जैसे आयु में बढ़ता जाता है उसके जीवन में जो है मित्र मंडली का यानी फ्रेंड्स का महत्व भी बढ़ता जाता है। बच्चे अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलता है, लड़ता है, अपनी जो बातें हैं वो शेयर करता है। मित्रों के साथ पारस्परिक क्रियाकलापों के कारण भी बच्चों के सामाजिक तथा भावनात्मक विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो मनुष्य की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता के विकास को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान या सोच विचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिवेश को समझता है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर उसकी व्याख्या करते हैं, क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है।
क्या है संज्ञानात्मक विकास? मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता का विकास। ठीक है। इस विकास में क्या होता है? इस विकास में बच्चा क्या है? बच्चा है वो विभिन्न प्रकार के स्वाद, रंगों, आकारों, सजीव निर्जीव वस्तुओं इत्यादि के बीच अंतर कर सकता है। ठीक है। जैसे जैसे उसकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है तो वो क्या करता है? देखा है ना, जब बच्चा पैदा होता है उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो अलग अलग कार्य सीखना, उसे अलग अलग कार्य सीखना और करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा विभिन्न प्रकार के स्वाद, रंगों, आकार, सजीव निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर करना शुरू कर देता है। हम किसी बच्चा क्या है? याद रख सकता है। जैसे जैसे उसकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है वो चीज़ों को याद रख सकता है, बातों को याद रख सकता है, अपने कामों को कर सकता है, या वो किसी भी कारण, वस्तुओं के कारण के बारे में अपने तर्क भी दे सकता है। वस्तुओं, अनुभव तथा भावनाओं के बीच संबंधों को समझ सकता है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट आती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो एज है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? इस अवधि के दौरान, ये जन्म से 2 वर्ष तक की तो जो एज है इसमें बच्चा क्या करता है? अपने ज्ञानेंद्रियों या उसकी जो सेंसेस हैं, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, महसूस करना, ये जो ज्ञानेंद्रिय उसके जो सेंसेस है, तथा अपनी क्रियात्मक क्षमताओं के माध्यम से अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है। इसी कारण से संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यानी इसमें जो बच्चा है अपने सेंसेस का यूज करना सीखता है। इस अवस्था के दौरान शिशु वस्तु के गुणों से संबंधित सभी संकल्पनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। अर्थात इस अवस्था के दौरान शिशु किसी भी वस्तु को केवल उसके रूप एवं स्पर्श के आधार पर ही समझ पाते हैं, ना कि उस वस्तु के गुणों के आधार पर। यानी उसका कोई भी चीज़ है, कोई भी है, तो उसके रूप और स्पर्श के आधार पर समझते हैं, ना कि उसकी क्वालिटी या उसके गुण के आधार पर। जैसे यदि कोई बच्चा है किसी भी खिलौने को केवल उसी रूप में जानता है जैसा वह उसे दिखता है, या वह जैसा वह महसूस कर सकता है उसे छूकर, तथा वह यह भी जानता है उसके बारे में, उस खिलौने के बारे में, कि मैं उसे इधर उधर फेंक सकता हूँ या धकेल सकता हूँ। आपने देखा होगा, वो बच्चा अगर एक चीज़ फेंक देता है ना, तो उसे बार बार वो उसी काम को बार बार करता रहता है, यानी उसे बार बार फेंकता रहता है। इस अवस्था के दौरान वह खिलौनों को उसकी विशिष्टताओं के आधार पर नहीं समझ पाता कि वह सख्त है या नरम है, लकड़ी का बना हुआ है, धातु का है, या कैसा भी है, हल्का है, भारी है। उसे खेलने से मतलब है। ठीक है, वह छूकर ही उसे पहचान पाता है। 2 माह की आयु होने पर शिशु अपने आसपास की वस्तुओं में रुचि लेने लगता है। 3 माह की आयु तक शिशु समझने लगता है कि दूसरों की क्रियाओं से क्या संकेत मिलता है। जैसे कि बच्चा स्तनपान के समय माता द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट संकेतों तथा क्रियाओं को समझ सकता है। ठीक है, वो संकेत समझने लगता है 3 माह तक। 4 से 8 माह की आयु के बीच शिशु में यह समझ आ जाती है कि उसकी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। यानी वो जो भी कुछ कर रहा है, रो रहा है या कुछ पकड़ रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो यानी उस क्रियाओं का उसके माता पिता पर या कोई भी केयर टेकर हो उस पर प्रभाव पड़ता है। या वो जो भी एक्टिविटी करता है, अपनी टांगों को हिला रहा है, अगर उसकी टांगों से कोई चीज़ हिल जाती है तो वो समझ जाता है कि उसकी टांगों से हिला हुआ, तो वो बार बार अपनी टांगों को हिलाकर उस चीज़ को हिलाता है या गिराता है, जो भी करता है। 8 से 12 माह की आयु के बीच शिशु जानबूझकर क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, होता है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा इधर उधर भागता है, अगर उससे मना करो बच्चे कि ये नहीं करना है, तो वो जानबूझकर उसी की तरफ जाता है, उसी चीज़ की तरफ जाता है। 12 से 18 माह की आयु के बीच शिशु कार्य करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयास करता है। जैसे शिशु अपने खिलौनों को बार बार फेंक कर यह देखता है कि वह खिलौना कितनी दूर जाता है, या
अलग अलग ऊंचाई से फेंकने पर उसकी आवाज़ को सुनता है। ठीक है। 18 से 24 माह की आयु में शिशु मानसिक रूप से घटनाओं, वस्तुओं तथा लोगों को याद करने लगता है। सेकंड जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा आरंभिक संकल्पनाएं विकसित करना शुरू कर देता है। वह बनावट, स्थान, आकार, समय, दूरी, गति, संख्या, रंगों, मात्रा, सजीव, निर्जीव आदि के आधार पर हर उस प्रत्येक वस्तु की जिसे वह अपने परिवेश में देखता है उसकी आरंभिक संकल्पना बना लेता है। एक 3 वर्ष का बच्चा सबसे पहले 2 वस्तुओं के संबंध में लंबा या छोटे का विचार बनाकर शुरू कर देता है। यानी 3 साल का बच्चा जो है वो छोटा बड़ा पहचान सकता है। ठीक है। होता है ना, बच्चों में लड़ाइयाँ भी होती हैं जब भाई बहन होते हैं। अगर किसी को कम चीज़ दे दी जाए या किसी को ज़्यादा दे दी जाए तो उनमें लड़ाई होती है कि ये इसे ज़्यादा दिए और मुझे कम दिए। 6 वर्ष का बच्चा अनेक वस्तुओं पर एक ही बार में विचार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह वस्तुओं के जो आकार के बारे में भी नहीं सोच सकता है कि वो किस आकार की है। जैसे यदि किसी 6 वर्ष के बच्चे को 5 अलग अलग लंबाई की पेंसिलें दी जाएं और उसे पेंसिलों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाए तो वो कर तो लेगा, बट उसे कंफ्यूज रहेगा, वो भ्रमित रहेगा। वो यह क्षमता जो है बच्चों में मध्य बाल्यावस्था में विकसित होती है। इस स्टेज में क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा है संख्या की संकल्पना भी नहीं विकसित हो पाती उसमें ठीक से। ठीक है। एक 3 वर्ष का बच्चा 1 से 10 तक गिनती का उच्चारण तो कर लेता है। यदि उसे किसी स्थान से 6 वस्तु उठाने के लिए कहा जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह ऐसा करते समय गलती कर देगा या वो कंफ्यूज रहेगा। बच्चों की संख्या की संकल्पना विकसित करने के लिए उनमें पहले अधिक तथा कम, एक तथा ने कम, समान की संकल्पना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेज है वह है ठोस प्रचलनात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह अवस्था मध्य बाल्यावस्था के चरण के समरूप होती है, यानी उसके समान होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा मानसिक रूप से कार्य को प्रतिवर्तित कर सकता है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था की अपेक्षा में बच्चा एक ही समय में समस्या के बहुत से आयामों या पहलुओं पर खुद का ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी सामग्री के साथ संरक्षण या क्रमांकन कर सकता है। इस अवस्था सीरियसन कर सकता है। यदि हम उसे कई सारी पेंसिल दे दी जाए, अभी हमने पढ़ा भी था एक एग्जाम्पल, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, तो वो क्या है, उन्हें सीरियल वाइज लगा सकता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है। लाइन से लगा सकता है। ठोस प्रचलनात्मक अवस्था में बच्चा स्थिर संख्या संकल्पना का विकास करता है, यानी वह अब यह समझने लगता है कि किसी विशेष संख्या में कितनी मात्रा कही गई हैं। अब वह गिनती में गलतियां भी नहीं करता। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा यह भी समझने लगता है कि कोई विशिष्ट वस्तु उनके श्रेणियों से संबंधित हो सकती है। ठीक है। इसी समझ के आधार पर बच्चा विभिन्न प्रकार के फलों को बीज वाले तथा बिना बीज वाले फलों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, या सॉफ्ट या हार्ड के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, खट्टे मीठे के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। वर्गीकरण की क्षमता का विकास इसी अवस्था में होता है। ठीक है। जो लास्ट स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियाओं अथवा प्रचालनों की अवस्था। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 11 से 18 वर्ष तक। बच्चा जब इस एज में प्रवेश करता है, अब इस स्टेज में वह बच्चा नहीं रह जाता है बल्कि एक किशोर बन जाता है। इस चरण की प्रमुख विशेषता यह है कि किशोर अब अमूर्त रूप से सोच सकता है। ठीक है। किसी भी तरह से वह सोच सकता है। उनकी सोच अब ठोस घटनाओं, वस्तुओं तथा स्थितियों तक ही सीमित नहीं रह जाती है। इस अवस्था के दौरान किशोर अपने सोच विचार करने के गुणों को अपने विचारों पर भी लागू करना शुरू कर देता है। इस अवस्था के दौरान किशोर काल्पनिक रूप से भी सोचना शुरू कर देता है कि अब क्या होगा, मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है। ठीक है। वो सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था के दौरान किशोरों की सोच आदर्शवादी हो जाती है।
किशोरों की सोच धीरे धीरे अधिक लॉजिकल हो जाती है, अधिक तर्कपूर्ण हो जाती है, उनकी युक्तियाँ अधिक सिस्टमेटिक हो जाती हैं, वो अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, किशोर अपने स्वयं के विचारों की जांच करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं तथा अपनी सोच के बारे में भी विचार करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अधिसोच कहा जाता है। जैसा मैं सोच रही हूँ, क्या होता है इसमें, किशोर जो क्या सोचते हैं, उनकी विशिष्ट सोच होती है कि जैसे मैं कर रही हूँ, क्या मैं जैसा मैं सोचती हूँ क्या मैं वैसा ही कर पाती हूँ, या आज मैं वैसा ही करूँगी जैसे आज मैंने सोचा है। ठीक है, तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक संक्रियाओं अथवा प्रचलनों की अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी स्टेज आई, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट, और औपचारिक संक्रियाओं अथवा प्रचलनों की अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है।